आगे बढ़े। ठीक है। गीधा कहां पर है ये? रायगढ़ में ये। गढ़चंदेला कहां पर है? बस्तर में ये। गढ़खनोरा कहां पर है? गढ़खनोरा कहां पर है? कोंडा गांव में ये। गढ़खनोरा कहां पर है? कोंडा गांव में ये। एक बताया था बोनटीला, हथौड़ा मिला है, कहां पर है ये? बालोद में। टेरम कहां पर है? रायगढ़ में ये। टेरम कहां पर? रायगढ़ में। चितवा डोंगरी की खोज किसने किया? रमेंद्र नाथ मिश्रा और भगवान सिंह बघेल, ये किया था ये। ठीक है। वो चीनी ड्रैगन वाला मिला है यहीं से। ठीक है, ये इसके चीनी ड्रैगन वाला ये। ठीक है। गाड़ा गौरी एक कहां पर है? कांकेर में ये। करका भाट महापाषाणिक वाला है, कहां पर है ये? बालोद में है। ठीक। करही भदर कहां पर है? बालोद में। करही भदर कहां पर है? बालोद में है। ठीक। सुमन क्लास नहीं है, वेरी गुड इवनिंग। ठीक। चिरचारी, चिरचारी कहां पर है? बालोद में ये। सोरर कहां पर है? बालोद में। ये सब छोटे छोटे स्थल है। बुजगहन बहुत महत्वपूर्ण है, कहां पर है? बालोद में। बुजगहन कहां पर है? बालोद में ये। ठीक है। और घनौरा ये कहां पर? बालोद। और गढ़ घनौरा कहां पर है? कोंडा गांव में। ये ध्यान रखेंगे ये। टेंगना कहां पर है? टेंगना, टेंगना रायगढ़ महानदी के नीचे वाला हिस्सा जो है टेंगना। ठीक है। और मल्हार तो जानते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? महापाषाणिक वाला मिला हुआ है। इन सब में क्या मिले है? महापाषाणिक। ठीक। अब उसके बाद फिर जो है, अब इसमें जो है कुछ कुछ फिर से लेते चले जाऊंगा मैं। मेनहर क्या होता है? मेनहर, मेनहर मतलब कौन सा है? जो महापाषाण के ऊपर बड़ा सा पत्थर रखता है उसे क्या बोलते हैं? मेनहर। या फिर डॉलमेन, उसी को बोलते हैं ना मेनहर, या फिर क्या बोलते हैं? डॉलमेन। ठीक है। और वो कर्मगढ़ कहां पर है? कर्मगढ़ कहां पर है? रायगढ़ में है। ठीक है। और बुतलदा कहां पर है? रायगढ़ में है। उगना कहां पर? रायगढ़ में है। मुरेलगढ़ कोरिया, मुरेलगढ़ कहां पर है? कोरिया में है। ठीक है। तो डॉलमेन क्या है? महापाषाणिक स्तंभ के वो बड़ा स्तंभ, बड़ा पत्थर रखा जाता था ये। ठीक है। करका भाट मैंने कहां बताया अभी? बालोद में। कौन सा स्थल वाला है ये? महापाषाण वाला है ये। कौन सा वाला है? महापाषाण वाला ये। ठीक है। और वो चीनी ड्रैगन वाला कहां से मिला है? चितवा डोंगरी से ये। ठीक है। और मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित कौन सी किताब में? मध्य प्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में? दो भाग। एक कौन सा हुआ? पूर्व पाषाण काल, दूसरा उत्तर पाषाण काल। ठीक है। तो वो छिद्रास्त्र कहां से प्राप्त हुआ? छिद्रास्त्र मतलब घन, वही हथौड़ा, बोनटीला से ये, इसे बोलते हैं छिद्रास्त्र। ठीक है। और ठीक है। और वो जो है मनोरंजन घोष को क्या मिला है? कुल्हाड़ी। कहां से मिला था? सिंघनपुर से। कहां से मिला है? सिंघनपुर से ये। ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन जो है मानव के जो आवास है उसे क्या बोलते हैं? शैलावास, शैलाश्रय, उसे क्या बोलते हैं? शैलाश्रय। ठीक है। और सिरोही डोंगरी ये कहां पर है? रायगढ़ में। ये कहां पर है? रायगढ़ में है। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। ठीक है। कुछ कुछ और भी है। ठीक है। तो सिंघनपुर की खोज किसने किया था? एंडरसन ने ये। किसने किया था? एंडरसन ने ये। ठीक है। और ठीक है, किस किस पहाड़ी पर है ये? चवरढाल की पहाड़ी में है ये। ठीक है। और ठीक है, यहीं पर जो है वो एंडरसन जो है एक मूसल खोद गया है। मूसल, मूसल समझते हैं? तो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेमेटाइट पेसल। हेमेटाइट पेसल मतलब क्या है? मूसल। अब मूसल किसके जैसा मानते हैं वो? कि हड़प्पा के जैसा ही है। कहां की बात कर रहा हूं मैं? सिंगनपुर का ये। ठीक है। अभी दिमाग में, अगर एग्जाम में पूछ दिमाग में रखेंगे ये। ठीक है। उगना कहां पर है? रायगढ़ में है। वो कालीपुर कहां पर है? बस्तर में है। ठीक है। गढ़चंदेला भी कहां पर? बस्तर। घाटलोहांग बस्तर में है। कबड़ा पहाड़ी तो जानते हैं ये। ठीक है। खड़क घाट ये भी कहां पर है? बस्तर में। धनपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है। बुंटीला बताती हूं मैं, रायगढ़ बालोद में।
मल्हार तो जानते, सोरार कहां पर है? बालोद। ठीक है, और नया कुछ नए स्थल पूछ लेता हूं मैं। तरी घाट कहां पर है? दुर्ग में। जमराव कहां पर है? दुर्ग में। ठीक है, रीवा कहां पर है? रायपुर में। हाँ, रीवा कहां पर है? रायपुर में। लिमडरिया ये कहां पर है? बस्तर में। ये महेशपुर सरगुजा में। महेशपुर कहां पर? सरगुजा में। सीतालेखनी सूरजपुर। ठीक। मुरेलगढ़ कोरिया। कोहबहूर कहां पर? कोरिया में। ठीक है। कुलगांव कांकेर। कुलगांव मतलब कांकेर। ठीक है। पोटिया ये कहां पर? रायगढ़ में। पोटिया कहां पर है? रायगढ़ में। पानी पियो। ठीक है। सिरोही डोंगरी कहां पर है? रायगढ़ में। सिरोही डोंगरी कहां पर है? रायगढ़ में है। अमर गुफा रायगढ़। मतकुद्वीप मुंगेली। मतकुद्वीप कहां पर है? मुंगेली में है ये। ठीक है। और सीता भेंगरा तो जानते हैं, खोज किसने किया था? कर्नल आउसले ने ये। सीता भेंगरा वाला ये। ठीक है, सीता भेंगरा जो है। ठीक। ओ ठीक है, अब आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, तो अब जो है हम यहां से आगे बढ़ेंगे किसको लेकर के? वैदिक। कौन सा कालखंड आ जाएगा? क्योंकि आद्य जो आद्य ऐतिहासिक वाला है, हम उसमें कोई साक्ष्य मतलब किसमें हड़प्पाई कोई क्षेत्र में नहीं है। उसको आगे बढ़ा दूं मैं कंटिन्यू में। ठीक, तो अब हम कहां से लेंगे? अब इसमें जो है वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, किसकी बात करेंगे इसमें? ये सेकंड टॉपिक है, मान के चलो हमारा ये। ठीक है, और समझ में आ रहा है, जो हड़प्पा नहीं है उसके बेसिस पर नहीं ले रहे हैं उनको वो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में उनका विस्तार ही नहीं है। ठीक, इस बेसिस पर ये। दूसरा क्या आ जाएगा इसका? मुख्य क्या होगा? वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक, इसका जो कालखंड है उसमें क्या आ जाएंगे? कालखंड में क्या आ जाएगा इसका? 1500 बीसी से लेकर के, हाँ, यहां से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, इस कालखंड में ये चीज हुआ ये। ठीक है, अब इसमें जो है, अब उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक जानते हैं कालखंड क्या है? दो है। इसमें क्या है? दो कालखंड है। अब दो कालखंड मतलब बेसिस क्या है इनका? तो इनके जो है, इसको अगर बांटेंगे तो इसी को छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन भी देखेंगे सेम स्तर में। ठीक है, तो यहां से समझ लो जो है कि जो वैदिक कालखंड है ये, तो एक क्या है? ऋग वैदिक। एक कौन सा है? ऋग वैदिक। तो ऋग वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, पहला सेगमेंट। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक, मगर इस समय तक जो है अगर ऐसा देखेंगे तो हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं? इनको बस एक सही क्रम में लेना है जिससे आपके दिमाग में इतिहास का स्ट्रक्चर बन जाए छत्तीसगढ़ का ये। ठीक है, बाकी फैक्चुअल है, कुछ एक दो शब्द ही है, कुछ एक दो की पॉइंट्स है, मगर मेन क्या है, दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाए हमारा, जिससे फिर तथ्यों को याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ इतिहास का मतलब मैं किस कालखंड की बात कर रहा हूं? मैं 1500 ईसा पूर्व से जो है कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक इस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, इस कालखंड की बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो है, इस कालखंड में जो है वैदिक आर्यों का जो है विस्तार, वैदिक आर्यों का विस्तार, इनका विस्तार जो है कहां पर है? ये कहां पर है इनका विस्तार? ये जो विस्तार हुआ है एक्चुअल में इनका, पहले सप्त सिंध प्रदेश, मुख्यतः क्या है ये? सप्त सिंध प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश ही है जिनको हम क्या बोलते हैं? सप्त सिंध प्रदेश। थोड़ा सा बड़े ले लिया मैंने ये। इसे क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक, जबकि छत्तीसगढ़ की जो अवस्थिति है,
छत्तीसगढ़ भौगोलिक जो अवस्थिति है वो कहां पर है, ऐसा, तो ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसी है ये, समझ में आ रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो है इस कालखंड में, छत्तीसगढ़ में जो है इस कालखंड में जो है ऋग्वैदिक कालखंड में जो है ये, ठीक है, वैदिक आर्यों का कोई विस्तार नहीं है, कोई विस्तार नहीं है ये, ठीक, क्योंकि इस तरह का जो क्षेत्र है ये, जो पूर्वी जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है ये जो मैदानी क्षेत्र है, इस तरफ इनका अभी कोई विस्तार नहीं हुआ है, इनका विस्तार नहीं है, राइट, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। और यहां पर जानते हैं ये क्या है, पर्वत है, कौन सा है, विंध्याचल है, ठीक है। और मूल्य विस्तार कहां पर है इनका, केवल केवल सप्तसंधव प्रदेश, क्लियर है आता ये, ठीक। तो इसीलिए जो है अब समझ लो कि यहां पर जो है जब ये वैदिक आर्यों का अगर विस्तार नहीं है तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ के मूल निवासी कंटिन्यू में है ये। अब यहाँ जो है मूलतः निवास करने वाले लोग कौन है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ के मूल निवासी कौन लोग रहेंगे अभी ये, इस काल में क्या खंड चल रहा होगा, वो पाषाण काल से आगे क्या है, तो इसमें मूल निवासी, तो छत्तीसगढ़ में इस कालखंड में जो है, ठीक है, इसको मैं यहीं पर ले रहा हूं मैं आगे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की निवासी कब की बात कर रहा हूं मैं, 1500 बीसी से कब तक, 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। अभी पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1500 बीसी से कब तक, 1000 बीसी तक। तो इस 1000 बीसी तक जो है छत्तीसगढ़ में कौन लोग निवास करते हैं, कौन लोग निवास करते हैं, कुछ नवपाषाण काल की बस्ती है, नवपाषाणिक बस्तियों के लोग हैं, ठीक। और कुछ लोग कौन है, कुछ लोग कौन है, ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं ना ये, सोरठ, चिरचिरी, सॉरी चिरचाई, तेरम, ठीक है। अब तेरम क्या है, तो बिल्कुल मैदान में है वो, बिल्कुल क्या है, मैदान में है वो, यहां पर महानदी के जो है बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में तेरम है ये, ठीक है। और करी भदर है, करका भाट वगैरह है, ठीक है। यहां तक कि मल्हार भी देखिए, अब मल्हार तो बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं ना ये, ठीक है। मतलब ये है कि अब पूरा पहले गुफाओं और वहां से रहते थे तो उसमें से नहीं है ये। अब नवपाषाण काल मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा ठीक ठाक अब जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करना शुरू कर चुके हैं ये, बड़े अच्छे ठीक ठाक मात्रा में खेती बाड़ी करना शुरू कर चुके हैं। ताम्रपाषाणिक मतलब क्या है, ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लोग, बस्तियों के लोग, तो स्वाभाविक यही सब हमें क्या मिलेंगे ये, इसलिए जो है मल्हार में है, या फिर जो है इस तरफ जोगीमारा गुफा, जोगीमारा वहां पर भी मिलते हैं ये, ठीक है। कई स्थल हमें मिले हैं किसके, ताम्रपाषाणिक की है। उसके साथ से दूसरे और छूट रहा है आगे, इसमें एक कौन है, एक और कौन है यहाँ पर, महापाषाणिक, क्या है, महापाषाणिक, महापाषाणिक बस्ती के लोग, महापाषाणिक बस्ती के लोग, ठीक है। तो कौन कौन निवासी हो गया छत्तीसगढ़ में, नवपाषाणिक भी है और ताम्रपाषाणिक बस्ती है और महापाषाणिक है ये। अब ये लोग क्या करते हैं, उस समय खेती बाड़ी करते हैं ये लोग क्या करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो ये पहले जो है ये इनका ऐसे विस्तार समझ ले, और इनमें छत्तीसगढ़ ऐसा, ठीक है। तो पहले जो है ये ऐसे पहाड़ियों नदी की बिल्कुल घाटी में रहते थे ना, मगर अब इनका निवास कहां पर है, मैदानी क्षेत्र में आ चुके हैं ये, अब इनका निवास क्या है, मैदानी क्षेत्र में है ये, ठीक है। और बेसिकली कौन है भी ये, इनको क्या बोलते हैं, अब इसमें जैसे कि इसी कालखंड में ये, ठीक है, इसमें जो है आगे फिर जो है उत्तर वैदिक कालखंड में है, तो वो जो है जैसे वेदों में जो है जो आर्य नहीं थे उनके लिए क्या थे बेसिकली, अनार्य या फिर दस्यु, अनार्य या फिर क्या है, दस्यु। तो इस समय छत्तीसगढ़ में जो लोग रहेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो लोग रहेंगे, हालांकि उनको कोई जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार जो है इस तरफ बाकी क्षेत्रों में नहीं हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, ये जानकारी तो नहीं है, मगर ऐसे ही लोग कहां पर रहते हैं,
इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी रहते हैं, जिनको वेदों में क्या बोलते हैं, वो अनार्य या फिर दस्यु। क्या बोलते हैं? अनार्य या फिर दस्यु। तो स्वाभाविक है वो अनार्य या फिर दस्यु जो है किन के लिए प्रयोग करते हैं ये? तो यहाँ के मूल निवासी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जो मूल निवासी होंगे उनको भी आगे आगे चलकर जब ये लोग आएंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से प्रवेश होगा इनका, तब वो छत्तीसगढ़ के मूल लोगों को क्या बोलेंगे? अनार्य या फिर दस्यु। समझ में रहेंगे? तो इस कालखंड तक जो है इनका कोई विस्तार नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कौन लोग है? यही लोग है। ये कौन है? नवपाषाणिक लोग है। नवपाषाणिक लोग है, उनकी अपनी संस्कृति होगा। तो ऊपर उनके मेले और उनके त्योहार वगैरह सब कैसे? खेती बाड़ी वाला, और कुछ जो है खेती बाड़ी और कुछ उनके जंगल और जानवर उसी से संबंधित होंगे ये। ठीक है, वो संस्कृति विकास होगा। दूसरा और कौन आएगा यहाँ पर जो है? महापाषाणिक। नहीं, दूसरा कौन से? तो पहले में ताम्रपाषाण के है। कौन सा है? ताम्रपाषाण के है। अब ताम्रपाषाणिक बस्ती के लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? ठीक ठाक खेती करते हैं। ये के औजार जो है किससे बने होते हैं? तांबे से, और पत्थर और कुछ जो है खराब वाले कांसे का ही प्रयोग करते हैं ये। ठीक, इस तरह से ये। उसके बाद फिर दूसरा और कौन आ गया इसमें? महापाषाणिक। कौन है? महापाषाणिक लोग। तो महापाषाणिक लोग कौन लोग है? ये जो क्या करते हैं? तांबे का प्लस कांसे का। तांबे और मुख्य रूप से किसके प्रयोग करते हैं ये? तांबे का और मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं ये? लोहे का प्रयोग करते हैं ये। बताया था मैंने उस पर कि वो उधर बालोद में जो है क्या मिले हैं? लोहे गलाई के साक्ष्य। बालोद में क्या मिले हैं? लोहे गलाई के साक्ष्य। तो यहां पर कौन लोग? यही लोग मिलेंगे। क्लियर है ये? ठीक, किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? छत्तीसगढ़, ऋग्वैदिक छत्तीसगढ़ में जो है, तो ऋग्वैदिक का जो आर्य है, आर्यों का छत्तीसगढ़ में विस्तार नहीं। तो ऐसा लिख देता हूं मैं, वैदिक आर्यों का, वैदिक आर्यों का छत्तीसगढ़ में विस्तार नहीं, कोई विस्तार नहीं है। ठीक, कारण इसका मूल निवास, आर्यों का जो मूल निवास है, कहां तक है इनका? कहां तक? सप्त संध्य प्रदेश में वो निवास करते हैं, इसीलिए यहां पर उनका कोई विस्तार नहीं। ठीक, क्लियर है? था ये पहले सेगमेंट की बात की मैंने। वैदिक काल में जो है ये पहला खंड हुआ ये। ठीक है, अब दूसरा खंड जो जानते हैं क्या है? वो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर थोड़ी बहुत कुछ जानकारी अगर मिलती तो किससे मिलता? इस कालखंड में वेदों से मिलता। वेदों से मतलब कौन सा? केवल ऋग्वेद से मिलता। किससे मिलता? ऋग्वेद से। आगे बढ़ जाऊं? ठीक, जल्दी लिखो, वो जल्दी करो, क्योंकि रचना किसकी हुई है? केवल ऋग्वेद से। और ऋग्वेद से जो है जितनी अगर देखा जाए तो उस समय जो है इस तरफ बाकी क्षेत्र में उनका कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है ये। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ू? जल्दी करो, जल्दी। सुमन लिख लिए? ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब किस कालखंड की बात करूंगा मैं? हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 1500 कब से? 1000 बीसी के आसपास। अब 1000 बीसी के आसपास मतलब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? लगभग अब उत्तर वैदिक कालखंड की बात कर रहा हूं मैं। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक, इसका मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? तो कालखंड क्या आएगा इसमें? कब से है? 1000 ईसा पूर्व से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक।
ठीक, ये सेगमेंट है। अब इसमें जो है जानकारी किससे मिलती है? हम उत्तर वैदिक किससे जानकारी मिलेगा हमें? उत्तर वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ है और कुछ अवशेष भी है। अवशेष मतलब कौन सा वाला? मृदभांड। और क्या मिलेंगे? मृदभांड। तो मुख्यतः क्या हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें जो ज्यादातर जो मान लेते हैं वो क्या है? साहित्यिक ग्रंथ। हालांकि उस समय जो उत्तर वैदिक की भी हमें क्या है, कई साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब इस कालखंड में जो है रचना कर देखें तो इसमें उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है, पहले ग्रंथ कौन है उत्तर वैदिक के? उत्तर वैदिक में कौन है? पहले क्या है? 3 वेद क्रम में। ठीक है। और 1000 के आसपास से जो है लगभग 1000 थोड़ा सा पहले जो है किससे रचना शुरू हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ का। तो पहला ग्रंथ कौन सा आएगा? ब्राह्मण ग्रंथ। तो जानकारी जो है छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि यहीं से क्या हो चुका है, वो धीरे धीरे जो है वैदिक आर्य जो है, ये वैदिक आर्य जो है ये पहले जो है इनका मूल निवास कहां पर था? सत्य संधव था। ठीक है। हिमालय के जो है मूल पर्वत के मेन क्षेत्र में थे वो। ठीक है। मगर वहां से अब धीरे धीरे इनका विस्तार किस तरफ होगा? इनका विस्तार जो है वो कहां पर होगा? इस तरफ। पहले तो ये जो क्षेत्र कहते हैं ना, ये कौन सा वाला? ये पश्चिमी गंगा का मैदान में होगा। ठीक है। और धीरे धीरे यही फिर क्या है उनका विस्तार इस तरफ भी हुआ। छत्तीसगढ़ की अवस्थिति कहां पर हमारा? ये हमारे क्या है? छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हुआ। ठीक है। ये क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ऐसा ही है। ठीक है। अब इस तरफ से जो है फिर ये लगभग कब की बात कर रहा हूं मैं? लगभग ये कुछ लोग कहते हैं कि लगभग जो है 1100 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का जो है विस्तार होना शुरू हुआ। आर्यों का विस्तार होना शुरू हुआ। तो स्वाभाविक विस्तार हुआ मतलब क्या है? वो इस तरफ भी आगे बढ़े हैं, क्योंकि लोहे का प्रयोग अब धीरे धीरे करके शुरू हो चुका है। ठीक है। तो इससे इस तरफ भी आगे बढ़े और ये कहां तक पहुंच गए? मध्य गंगा के मैदान तक। कब तक? कब तक? यहां तक कब तक बढ़ गए वो? 600 BC में। कब तक? 600 ईसा पूर्व में ये। ठीक। तो इसी क्रम में जो है छत्तीसगढ़ में जो है उनका धीरे धीरे प्रवेश कब हुआ है? लगभग जो है कब? ये 1000 ईसा पूर्व से आर्यों का प्रवेश कहां पर? छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया। तो कौन लोग जाते हैं बेसिकली? कौन लोग जाते हैं बेसिकली? आर्य मतलब कौन लोग जाते हैं? समर्था प्रवास मुख्यतः कौन लोग करते हैं? ऋषि मुनि। कौन मिलते हैं? ऋषि मुनि। ठीक है। तो ये जो है अब छत्तीसगढ़ प्रारंभ नहीं, छत्तीसगढ़ में परिवेश है। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब से बात कर रहा हूं मैं? लगभग 1000 या उसके पहले थोड़ा सा, 1000 या उसके थोड़ा पहले। मतलब मैं अभी जो है महाकाव्य कालखंड की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले बात कर रहा हूं मैं। ये समझ रहा ना? ये उससे पहले बात कर रहा हूं ये। ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो है यहां पर जो है किसके प्रारंभ हुआ? ऋषियों का, वैदिक आर्यों का। वैदिक आर्यों का प्रवेश हुआ। तो प्रवेश हुआ तो एक साथ में तो नहीं आ जाएंगे, वो समय लगा होगा। ठीक है। तो यहां जब आए तो ये मूलतः अब क्या करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं, मगर वो वैदिक लोग तो खुद खेती बाड़ी नहीं करेंगे। वो क्या काम करते हैं? मुख्यतः अपना उपदेश देते हैं और अपनी जो है वैदिक संस्कृति और उनका धर्म का विस्तार करते हैं ये। ठीक है। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में जो है इनकी जो समाज और उनके जो है पूरी व्यवस्था जो है किसके है? बिना वैदिक वाले है। ये कौन से वाले हैं? बिना वैदिक वाले हैं। और बिना वैदिक मतलब क्या है? जैसा जो है आदिम समाज होता है लगभग उस तरह का। जैसा जो है आदिम समाज होता है उस तरह का। ठीक है। तो स्वाभाविक है उसमें अब धीरे धीरे जो है ये वैदिक आर्य जो है अपने जो है जो मान्यताएं हैं, चाहे वहां राजनीति की विचारधारा हो, चाहे वहां जो है समाज की, चाहे वहां अर्थव्यवस्था की विचारधारा हो, चाहे वहां समाज की विचारधारा हो, चाहे वो उनके धार्मिक मान्यताओं हो। ठीक है। तो वो सब अब धीरे धीरे कहां प्रवेश होगा? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जब वैदिक आर्यों प्रवेश होगा, इसका मतलब जो है यहां जो है आर्यडी कौन लोग है? यहां पर जो आए हैं, यहां जो मूल लोग है ये,
ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कुछ वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, क्या छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र है, उत्तर वैदिक मतलब कौन सा, इसमें वेद भी है, उनमें जो है जो दक्कन वाला क्षेत्र, दक्कन के पठार मतलब एक बड़ा क्षेत्र हुआ ना, दक्कन के पठार मतलब एक बड़ा क्षेत्र, तो उसी दक्कन के पठार का कुछ हिस्सा कहां पर, छत्तीसगढ़ में भी, जानते हैं ये, ठीक है। तो उस दक्कन के पठार का जो क्षेत्र है, उनके लिए उत्तर वैदिक कालखंड में वेद, मतलब कौन सा, 3 वेद है ना, ठीक है। तो उनमें से जो है एक शब्द निकल के आता है कि दक्षिक दिक, कौन सा ले रहा हूं मैं, किसके ले रहा हूं मैं, उत्तर वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, मतलब कौन सा, वेद है, कौन सा है, वेद। तो वेद मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, ऋग्वेद को छोड़ करके है, ठीक है, बाद में हुई है ना, ठीक, कौन सा, ऋग्वेद को छोड़कर बाकी 3 वेद, ठीक। इनमें इनमें जो है एक शब्द मिलता है छत्तीसगढ़ में निशेष दक्षिण क्षेत्र के लिए, उसके बोलते हैं दक्षिक, क्या बोलते हैं, दक्षिक दिक, ठीक, क्या है, दक्षिक दिक। अगर एग्जैक्टली जो है ऐसा मानना है इनका जो है, ठीक है, कि ये जो है बेसिकली जो है दक्कन जो क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र का संकेतक था बेसिकली ये, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, दक्षिक दिक, कुछ लोग इनको जो है बस्तर से भी जोड़ देते हैं, मगर ये बहुत सही नहीं है, ये समझा ना, ये बस शब्द मिलता है हमें ये, उसके बाद फिर धीरे धीरे, ठीक है, अब उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनमें विस्तार होगा, तो विस्तार होने के साथ साथ किसकी रचना हुई इसमें, ब्राह्मण ग्रंथ का, किसकी रचना हुई है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद जानते हैं इस तरफ किसका रचना हुआ है, अरण्यक का हुआ, और अरण्यक के बाद फिर किसका रचना हुआ है, उपनिषद का, क्रम में ये किसका हुआ है, उपनिषद में ये, ठीक। तो उसमें जो है कुछ, जैसे कि इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, यहीं पर ले रहा हूं मैं, ठीक। तो इसमें जानकारी मिलेगा हमें किसके, आर्यों का यहां पर विस्तार हो चुका है, ये उनमें पहला जो है जानकारी किससे, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ जिसको कहते हैं एक जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा है, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एक हो गया, वैसे जो है 2-3 नाम है इसमें, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ठीक। और एक जो है इतरेत और द्वैत्रेत ब्राह्मण ग्रंथ, इतरेत और एक साथ लेता हूं मैं, द्वैत्रेत ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। एक क्या है, इतरेत, और दूसरा क्या है, द्वैत्रेत ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसमें जो है विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है ये, ठीक है। और इस साथ में एक और है कौशिकीय, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें जानकारी किसकी मिलती है, इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है ये, नहीं उल्टा हो रहा है ये, इसमें मिलता है जानकारी जो पूर्वी और पश्चिमी जो समुद्र क्षेत्र है हमारा ये,
पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों की, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों की जानकारी। ठीक, अब एग्जैक्टली जो है इसका सब समझा जाए। अब छत्तीसगढ़ के बारे में कोई स्पष्ट जो है इसमें उल्लेख हमें नहीं है, छत्तीसगढ़ में जो है कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ जैसे कि अगर मान लो जो है इस तरफ अगर समुद्र मतलब कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं, और कौन सा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, इस तरफ कौन सा है अरब सागर वाला क्षेत्र। तो स्वाभाविक है अगर मान लो इस तरफ प्रवेश किए होंगे तो ठीक है, उसमें पता नहीं, उसमें हम छत्तीसगढ़ प्रवेश आया कि नहीं पता नहीं चल पाएगा, मगर इधर से अगर मान लो ऐसा जाता है इस तरफ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उनका अभी विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस तरफ प्रवेश किया होगा उन्होंने, इसी छत्तीसगढ़ को पार करके जो है इस तरफ गया, तभी उनको यहां जानकारी मिला कि यहां पर क्या है, समुद्र है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए सब मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है ये लोग जब पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों की जब इनकी जानकारी है तो जो है इनको छत्तीसगढ़ की भी जानकारी रहा होगा, छत्तीसगढ़ में इनका प्रवेश हो चुका रहा होगा। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये ठीक इस तरह से ही है। ठीक, एक जो है कौन सा बताया मैंने, सतपथ ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, एतरेद भी है, और द्वितरेद, और साथ में क्या है, कौशिकीय। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी ग्रंथ है, ये अलग अलग ग्रंथ। ठीक है, तो कुछ कुछ ग्रंथों में अलग अलग जानकारी मिलती है ये। ठीक है, तो एक सेगमेंट क्या बताया मैंने, किसके बताया मैंने, ब्राह्मण ग्रंथ का, और ये क्या है, पहले कालखंड का हो गया। समझ में आगे आगे, आगे बढ़ू हम। ठीक, दूसरा खंड में गया। ठीक, ब्राह्मण खंड के बाद, ब्राह्मण के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा इसमें जो है एक कौन सा है इसमें, जो उपनिषद वाला जो है ये। ठीक है, उसमें कौन सा है, उपनिषद। तब उपनिषद मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब 108 उपनिषद है, तो उसमें जो है एक कौशिकी उपनिषद है और एक क्या है, जैमिनी उपनिषद। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, उपनिषद। तो उपनिषद बाद की रचना है ना, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक की रचना हुआ, आर्यों का प्रवेश होता चला गया है ये। ठीक है, उसके बाद फिर रचना किसका हुआ है, उपनिषद की रचना हुआ, तो बाद की रचना है ये। ठीक है, तो उपनिषद में जो है पहला कौन सा, जैसे कि दो उपनिषद, कौशिकी और जैमिनी उपनिषद। कौन सा है, कौशिकी और जैमिनी, उल्टा हो रहा है, कौशी क्या है उधर, कौशी नहीं, कौशिकी, और दूसरा कौन सा है, जैमिनी उपनिषद। ठीक, इसमें जो है, इसमें उल्लेख किसका मिलता है, दो चीजों का है। एक तो कौन सा है, विंध्य पर्वत का, विंध्य पर्वत का इसमें उल्लेख मिलता है ये। ठीक है, तो विंध्य पर्वत के विस्तार उल्लेख का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ का जो है अगर उत्तरी क्षेत्र अगर देखें तो किसका हिस्सा है, विंध्याचल, पूरी बगल के पठार वाले क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है, ठीक है, इसी में विंध्य प्रदेश का उल्लेख हो गया, और दूसरा जो है एक नदी का उल्लेख मिलता है ये, इसमें जो है एक नदी का उल्लेख मिलता है। अब वो नदी कौन सी है, रेवा नदी का उल्लेख मिलता है ये। इतिहासकारों का मानना है कि ये जो रेवा नदी है कोई और नहीं बल्कि कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, इस तरह से एग्जैक्टली अगर समझा जाए तो ये जो है ये सब सूचना मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि नर्मदा नदी या फिर रेवा नदी की बात कर रहे हैं, या फिर जो है विंध्य प्रदेश का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आर्य जो है अब धीरे धीरे जो है बाकी और क्षेत्र से अपने मूल क्षेत्र से किस तरफ, गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो पहले जो है पश्चिमी गंगा का मैदान मूल क्षेत्र वहां पर आए, फिर जो है मध्य गंगा के मैदान में, और उसी प्रक्रिया में फिर जो है उनका विस्तार कहां पर हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका विस्तार कहां पर हुआ, छत्तीसगढ़ में ये। ठीक, इस तरह से जो है आए, तब कहां पर आएंगे ये, कुछ इधर सरगुजा के पास जाएंगे, कुछ क्या है
सरगुजा के पास, और कुछ जो है इस तरफ आगे और भी कई स्थल है इसमें। ये कुछ बड़े एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कुछ तुरतुरिया के पास चले जाएंगे, कुछ आकर राजिम में जाएंगे, कुछ उधर सिहावा में जाएंगे, कुछ कंक ऋषि वाला, समझा ना ये। तो ये सब बेसिकली कौन है? अब ये ऋषि मुनियों का यहाँ पर, मतलब आर्यों का बेसिकली क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। उनका क्या हुआ? प्रवेश हुआ। तो समानता ये लोग जब प्रवेश किए, आगे बढ़ जाऊं मैं इसमें, दो चीज लिया मैंने इसमें, कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद क्या है? उपनिषद। ठीक है, उसके बाद के जो खंड है ये, ठीक है, इनके बाद के जो खंड, तो बाद के खंड में कौन सा है? पुराण है। पुराण बात आगे की रचना है ये। पुराण क्या है? बहुत आगे की रचना है ना। ठीक है, अब पुराणों में जो है, अब पुराणों में जो है कई पुराण है ये। ठीक है, कई पुराण है, जानते हैं 18 पुराण है। ठीक है, अब उनमें जो है कुछ पुराण मतलब जो है, एक तो मत्स्य पुराण, इनकी बात कर रहा हूं मैं, मत्स्य पुराण। और वैसे जो है जमीनी, वायु और स्कंद, जमीनी पुराण, और कौन सा है? वायु पुराण, और कौन सा है? स्कंद पुराण। इन सब में जो है नदियों में महान नदी, ठीक है, नदियों में महान नदी, क्यों? क्योंकि यहां जो है जीवन देती है। जीवन देती है, इसीलिए जो है, इसीलिए इनमें पुराणों में उल्लेख जो मिलता है, जीवन दायिनी नदी, जीवनदायिनी नदी कौन सा है? जीवनदायिनी नदी कौन सी है? महानदी। ठीक है, जीवनदायिनी के रूप में कौन है? महानदी। हो गया? ठीक, इसी ये पुराणों में जो है क्या है, वो युग वाला संकल्पना जो है यही सा है, युग का विचार। युग मतलब कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब इसी कालखंड के है। इसलिए बोलते हैं रतनपुर क्या है? चतुर्युगी नगर, इसलिए कहते हैं उनको वो। इसलिए क्या बोलते हैं रतनपुर, क्या बोलते हैं? चतुर्युगी नगर। तो इसी बेसिस पर कहते हैं एक्चुअल में वो। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। ठीक, तो कहां तक पहुंच गए हम लोग? उसमें पुराण वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। ये पुराण मतलब अब बात की रचना हो गया। इसमें क्या बताया मैंने? महानदी का उल्लेख मिलता है ये। अब इसके साथ साथ जो है ये, अब इसके साथ साथ केवल महानदी नहीं, इसमें और भी कई है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है, अब रतनपुर बताया मैंने ये, तो रतनपुर क्या बोलते हैं हम? चतुर्युगी नगर मतलब क्या है? तो यहाँ पर सतयुग में भी वो रहा है। किसके बाद क्या मैंने? रतनपुर का ये। ठीक, ठीक, यहां से आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक, तो 21 की बात की हमारे अभी तक मैंने। कब तक चल रहे हैं हम इसमें? 1500 से कहां पर? 1000, और 1000 से कहां पर? 600। अब इसी कालखंड में जो है, इसी कालखंड में यही पढ़ लेता हूं साथ में ये। अब इसमें आगे जो है, कब की बात पढ़ रहे हैं हम आगे? अब इसमें 600 BC तक पहुंच रहे हैं ये। कब तक? 600 BC तक। ठीक है, अब 600 BC प्रारंभ किसका हो जाएगा? 600 BC प्रारंभ किसका हो जाएगा? बुद्ध काल। यहां से प्रारंभ किसका हो जाएगा? बुद्ध काल। ठीक है, वो आगे कालखंड में 600 BC में ना, मगर इसी बीच में क्या मिलेगा हमें? रामायण और महाभारत। इसी कालखंड में क्या मिलेंगे हमें? रामायण और महाभारत। पुराणों के बाद कौन सा कालखंड, मतलब इस पूरे उपनिषद के बाद में कौन सा कालखंड इसी कालखंड में आएगा? कौन सा कालखंड आ गया इसमें?
एक रामायण, और उसको ऐसा कहा जाए महाकाव्य काल, इसलिए इसको ऐसा ना लेकर के, इसको ऐसा ना लेकर के यहां पर लेता हूं मैं कौन सा, महाकाव्य, महाकाव्य काल। अब महाकाव्य काल का मतलब कौन सा, उत्तर वैदिक में चल रहे हैं ना ये, ठीक है। अब महाकाव्य काल का मतलब कौन कौन सा हो गया, दो। तो पहले क्या है, रामायण काल, तो रामायण कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। और दूसरा क्या है, महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। अब ये जो है रामायण काल और महाभारत के दोनों एग्जैक्टली कालखंड कब था बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि रामायण कालखंड का जो है, ठीक है, लगभग 950 के आसपास का है, और कुछ आगे पीछे कहते हैं, मगर ये भी बिल्कुल क्लियर है कि रामायण कालखंड का मतलब कौन सा, ये पहले है, और महाभारत उसके क्या है, बाद के खंड है ये, ठीक है। रामायण पहले के है, त्रेता युग वाला, और महाभारत कब, द्वापर युग का है, ठीक है। अब क्या है, द्वापर युग का। आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक। इसका कोई ईयर, इसका जो है कोई कालखंड नहीं लेंगे एक्चुअल में, वो एक उत्तर वैदिक कालखंड भी जो है, ये समझ लो कब की बात कर रहे हैं हम उसमें, 600 बीसी के आते तक की बात कर रहे हैं ये, ठीक। इसमें अगला सेगमेंट क्या आ जाएगा हमारा, किसका आ जाएगा इसमें, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मेन सेगमेंट क्या जुड़ जाएगा हमारा, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मेन क्या हो गया, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है। अब इसमें कुछ स्टोरी है, स्टोरी इस प्रकार से है एक्चुअल में, ठीक है। एक जो जानकारी मिलते से कहते हैं, एक एक जो है कोसल खंड, एक अप्रकाशित ग्रंथ, इसको यहीं से लेता हूं मैं, एक जो है अप्रकाशित ग्रंथ है, जिनको कहते हैं कोसल खंड, जिनको क्या बोलते हैं, कोसल खंड, ठीक है। इससे जानकारी मिलती है हमें ये, ठीक है। ऐतिहासिकता बहुत स्पष्ट नहीं है इसकी ये, ठीक है, ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जानकारी मिलती है कि जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, तो ये थोड़ी समझ लेना है एक्चुअल में आपको, ठीक है, कि ये जो क्षेत्र है एक, ठीक, यहां पर जो है स्टोरी समझ लो पहले ये, कि इस कालखंड में जो है, इस रामायण कालखंड की जो बात कर रहा हूं, उस कालखंड में जो है एक इस क्षेत्र पर जो है एक कोसल नाम का राजा हुआ करता था, ठीक है। और इसीलिए जो है इस प्रदेश को जो है क्या बोलते थे, कोसल क्षेत्र कहते थे ये, जहां की भाषा क्या होती थी, उसमें कोसली हुआ करते थे ये। तो इसके बेसिस पर इनको जो है भाषा में क्या बोल देते हैं, कोसली, ठीक है। क्या बताया मैंने कि पहले जो है यहां पर जो है कोसल नाम का राजा हुआ करता था, ठीक है। ये जो है अब बहुत सारा जो है इसको मिथक कहानी बोलते हैं ना, उस तरह का है ये, ठीक है। कोसल हुआ करता था राजा, और उसके बेसिस पर उनका जो प्रदेश था उनको क्या बोलते थे, कोसल प्रदेश, ठीक है। और उसकी भाषा क्या है, कोसली, ये हुआ करते थे ये। बाद में जो है, बाद में जो है इस दक्षिण, इस कोसल के राजा, ठीक है, बाद में जो है इस कोसल के राजा किनको कौन बन गया, भानुमद बन गया। कौन बन गया, भानुमद। एक कालखंड में कोई स्टोरी है सामान्य एक, ठीक है, भानुमन बन गया। भानुमन और उनकी एक पुत्री, किनकी, भानुवती, ठीक है, क्या है, भानुमती है, ठीक है। और
जानते हैं कि जिनका विवाह आगे चलकर किससे हुआ, दशरथ से हुआ। समझ रहे नहीं ये, ठीक है। तो उसके बाद से जो है उनका नाम क्या रखा गया, कौशल्या। कौशल का है इसलिए क्या है, कौशल्या। समझ रहा जो कह रहा हूं जिस तरह से ये, ठीक है। तो ये बस एक बहुत इसकी ऐतिहासिकता जो है स्पष्ट नहीं है, बस एक मिथक कहानी के रूप में है ये, ठीक है। क्योंकि वैसे कोई स्पेसिफिक साक्ष्य नहीं हमारे पास में ना ये, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या बताया, इस कौशल खंड के समय जो है इससे जानकारी मिलती है कि यहां पर एक राजा, मैंने क्या बताया, एक कौशल नाम का एक राजा था, ठीक। इसका प्रदेश का नाम क्या है, कौशल प्रदेश है। कुछ लोग इसी को आगे चल करके जो है दक्षिण कौशल कह देते हैं ये, कुछ लोग क्या कहते हैं, दक्षिण कौशल। कुछ लोग क्या कहते हैं, दक्षिण कौशल। कौशल नाम का जो है राजा, और इसके जो है प्रदेश की जो भाषा, इसकी भाषा क्या है, कोसली। प्रदेश की भाषा क्या है, कोसली। और कोसली मतलब इसलिए हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या है, कोसली है, इसलिए बस कहते हैं एक्चुअल में ये, ठीक है। कौशल की भाषा क्या है, कोई दक्षिण कौशल भी कहते हैं और तो भी क्या है, कोसली, ठीक। आगे चल करके जो है बाद में जो है इसमें एक राजा हुआ, कौन सा बताया मैंने, ठीक है। इसमें बीच में बहुत स्पष्टता नहीं है, पर एक क्या हुआ, एक राजा भानुमंत हुआ। यहां पर कौन है, राजा भानुमंत हुए। और राजा भानुमंत, उनकी पुत्री कौन हुई, भानुमति पुत्री हुई, भानुमति, ठीक है। और इसका विवाह जो है जानते हैं, विवाह हो गया किससे, राजा दशरथ से, ठीक है। ये अब इसको हम जानते हैं, उस सेगमेंट में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बस स्टोरी मुख्य ही है ये, किसका सोर्स लिया मैंने इसमें, कौशल खंड, ठीक। एक ये हुआ, ठीक है। और उस जो बाद में जो जानते हैं महाजनपद वाला सेगमेंट, महाजनपद वाला कालखंड मतलब थोड़ा सा आगे कालखंड में आएगा, ठीक है। और हम थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं भैया, ठीक। ये किसका हो गया, रामायण में जो बातें बताई है उनकी बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो है अभी जो है वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो है अब कुछ कुछ दो और बेसिक सोर्स लेते हैं एक, ठीक है। दो बेसिक सोर्स मतलब इसमें कौन, एक जो है हेमू यदु और दूसरा क्या है, मन्नू यदु, मन्नूलाल यदु। दूसरा क्या है, एक पहले हेमू यदु और दूसरा मन्नूलाल यदु, वो, ठीक है। उनके द्वारा ये, यहां तक समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब इसी बीच में जो है, इसमें जो है ये एक सेगमेंट ले रहा हूं ना, एक सेगमेंट ये हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सेगमेंट ले रहा हूं मैं इसमें, जो वर्तमान में जो है, एक किन बताया मैंने, हेमू यदु, एक कौन सा है, हेमू यदु, इसका नाम ध्यान रखना है। और एक जो है मन्नूलाल यदु, ठीक है। इनकी जो है एक हेमू यदु, इनकी जो रचना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ठीक। दूसरा इनका जो है, दंडकारण्य रामायण, दंडकारण्य रामायण, ठीक है, दंडकारण्य रामायण। तो ये जो है दो इनकी रचना है, दो लोगों की अलग अलग ये। और इसी में जो है
इसी में जो है इस कालखंड के बारे में, मतलब भगवान राम से जुड़ी हुई है। ठीक है, दो किताब बताया मैंने, एक ये रचना हो गया और दूसरा कौन सा है, दंडकारण्य रामायण। ठीक है, इन्हीं दो सोर्स से लिखा, इसी दो सोर्स के बेसिस पर जो है कि भगवान राम से संबंधित 75 स्थलों की पहचान किया गया। इन स्थलों की पहचान किया गया। ठीक है, जिनको राज्य सरकार के द्वारा जो है पर्यटन रामवन गमन पथ पर्यटन के क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है ये। ठीक है, जिनमें कितनी स्थल है, 75 स्थल है ये। जिनमें कितने स्थल है, 75 स्थल है ये। मगर ये जो बेसिकली क्या है, एक पर्यटन के दृष्टिकोण से है, इनका इतिहास से जो है हमारे इसमें बहुत अधिक हम नहीं लेंगे ये। तथ्यों को याद कर लेंगे उस तरफ लोकेशन को, ठीक है, मगर इसमें उस पूरे सेगमेंट को इस तरफ नहीं लेंगे ये। ठीक, अब उस तरफ जो है क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता हमारे पास में नहीं है ये। ठीक, तो अब इसमें जो है दो सेगमेंट हो गया, तो इससे क्या क्या जानकारी मिल गया हमें। एक तो क्षेत्र हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला क्षेत्र है, या तो उनको कोसल प्रदेश कह सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उनको, दक्षिण कोसल, या फिर क्या बोलते हैं, दक्षिण कोसल ये। ठीक है, और आगे चल करके जानते हैं कि ये जो दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र है ये रामायण काल के बाद, रामायण कालखंड में जो है ये रामवन गमन बहुत सारी एक्टिविटीज हुए, और उसके बाद में जो है ये दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र किसको मिला, किसको मिला, कुश। किनको मिला, कुश को। किसको प्राप्त हुआ ये, कुश, कुश को प्राप्त। और इनकी राजधानी क्या मानते हैं, कुशस्थली। ठीक है, क्या मानते हैं, कुशस्थली। ठीक, मगर इसमें बहुत कोई ऐतिहासिकता नहीं है ये, मतलब इन सबकी जो है कोई ऐतिहासिकता नहीं है ये। ठीक है, और दूसरा एक क्षेत्र और कौन सा है, दंडकारण्य वाला ये। एक क्षेत्र ये हो गया और दूसरा क्षेत्र इसमें है, दूसरा क्षेत्र जो है यही दे रहा हूं मैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, दंडकारण्य, ये सेगमेंट हो गया। अब एक सेगमेंट ये क्या है, दंडकारण्य, किस कालखंड में, रामायण कालखंड में है। ठीक है, और दंडकारण्य में एक राजा नाम मिलते हैं, या दंडकारण्य की राजधानी मिलते हैं मधुमंत। इसकी राजधानी क्या है, मधुमंत। मगर जितनी बात कर रहा हूं मैं, ये जो है इन सब की ऐतिहासिकता नहीं है, बस ध्यान रखना है ये उनकी राजधानी है। और इस तरफ राजधानी मैंने क्या लिया है, कुशस्थली। ठीक, और बाकी जानते हैं, जैसे चंद्रपुरी है, तो चंद्रपुरी में क्या है, कौशल्या माता का उनका जो है मंदिर है, मगर इसका इतिहास से संबंध नहीं है, वो बहुत बाद के कालखंड का है ये। इस कालखंड में जो है लगभग इस प्रकार की कुछ कहानियां हैं ये। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ठीक, अब इसके बाद फिर जो है ये, अब इसमें जब आगे बढ़ूंगी इसमें, तो ये जो सेगमेंट है दोनों बताया मैंने, ये छत्तीसगढ़ पर्यटन में रामवन गमन पथ, और दूसरा क्या है, दंडकारण्य रामायण। तो इनमें इससे संबंधित जो है कैसे कितने स्थल बताया मैंने, 75 स्थलों की पहचान की गई है, आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब 75 स्थल में से जो है कुछ रामायण कालीन कुछ प्रमुख जो स्थल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। किनकी बात कर रहा हूं, कुछ प्रमुख स्थल। अब प्रमुख स्थल का मतलब जैसे कि इसमें जो है कुछ स्थल, जैसे कि जो है एक क्या है, एक मैंने क्या बताया, क्वेश्चन लेता हूं मैं, रामायण कालीन प्रमुख स्थल। ठीक, अब उनमें से जो है जैसे एक स्थल, कुछ प्रमुख बताओ है?
रामवन गमन पथ वैसे ही ले सकते हैं, वो भी तो एक स्थल ही है ना। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कौन कौन सी, जैसे कि एक तो कौन सा है इसमें, दक्षिण कोशल शब्द हमारे लिए आया। ठीक, तो एक कौन सा लिया मैंने, कुश स्थली। एक कौन सा है, कुश स्थली। मैं कुछ पर्यटन से बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, ये एक कौन सी जगह है, कुश स्थली। कहां पर, कुश स्थली मतलब कहां पर है? नहीं वो तो ठीक है, उसकी राजधानी हुआ, कहां पर है, ऐसे मानते हैं कि ये जो है सिरपुर, ये कौन सा है, सिरपुर, कुछ स्थली को वो, एक ये हुआ। ठीक है, और वैसे जो है दूसरा बड़े महत्वपूर्ण नाम जानते हैं, तुरतुरिया। तुरतुरिया में क्या है, तुरतुरिया ये किसका है, आश्रम। मैं कुछ बस प्रमुख ले रहा हूं ना मैं। ठीक है, ऐसे जो है, और इसमें ये हो गया। और एक नाम जो है खरोद, एक नाम क्या है, खरोद। ठीक, खरोद में क्या है, खरदूषण, खरदूषण के वध से संबंधित माना जाता है। ठीक है, ये कुछ हुआ। अब इसके बाद फिर जैसे कि कोसला जो ग्राम है वर्तमान में, ये एक ग्राम क्या कह रहा हूं मैं, कोसला ग्राम, एक ग्राम है कोसला ग्राम है। ये जो है इनकी पहचान जो है बिलासपुर में, बिलासपुर जिले के, मतलब जो कोसल की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है, जो राजधानी की बात कहता है ना ये। ठीक है, तो उनकी जो पहचान कहां पर, कोसला ग्राम में, कहां पर, बिलासपुर में। ये एक गांव का नाम है वर्तमान में कोसला। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि वो उसका एक मूल रहा होगा, ये उनके बेसिस पर इनका नाम है ये। ठीक, ये हो गया कुछ प्रमुख स्थल इनमें से ये। अब उनमें उसके अलावा जो है, जैसे कि इसमें जो है बाकी स्थल, जैसे शिवरी नारायण भी है, तो शिवरी नारायण में कौन, ये कौन सा है, शिवरी नारायण। क्या कहानी इसमें, हाँ, सबरी का आश्रम है ये। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या मिलेंगे में, बहुत सारे ऋषि अलग अलग ये, हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे ऋषि है। ठीक है, तो कुछ बस एक दो बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, कुछ एक दो बस, बाकी इसको याद कर लेंगे ये। ठीक है, अब जैसे कि इसमें जो है, जो देवगढ़ वाला सबसे पुराना वाला क्षेत्र है ये कौन सा है, देवगढ़। तो देवगढ़ में क्या है, एक जमदग्नि ऋषि, ये कौन सा है, जमदग्नि ऋषि, इनका आश्रम। ठीक है, और मैं कुछ प्रमुख बस ले रहा हूं ना मैं ये। ठीक है, ऐसे बहुत लिखे नहीं, लिखना है एक्चुअली में। और एक और लेते हैं, चलो राजिम को लेते हैं प्रमुख। राजिम में जो है ये भी है, और वैसे क्या है, सिहावा। ठीक है, सिहावा में यहां पर क्या है, सप्तऋषि है, सप्तऋषियों का आश्रम है ये। और वैसे इस तरफ क्या है, एक और लेता हूं मैं इधर, कंक, कंकेर में ये कौन सा है, कंक ऋषि। कंक ऋषि क्या है, आश्रम। ठीक है, एक गिदम, गिदम, गिदम को मानते हैं कि वो जटायु आश्रम हुआ करता था। उनको क्या मानते हैं, जटायु आश्रम। ठीक है, बाकी से बहुत सारे और स्थल है,
बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनियों के जो उनका कई बड़ी मात्रा में जो है उनका अलग अलग जो है उल्लेख मिलता है ये, ठीक। और एक राम वन गमन पथ में जो है स्थल जो है कितने बताया मैंने, 75। आगे बढ़ जाऊं। अब इसमें जो है राम वन गमन पथ के प्रमुख स्थल के प्रमुख स्थल 75 है, तो 75 में से 51 को जो है राम वन गमन पथ परिपथ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। कितना की 75 में से 51 सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो अब उनमें से मैं कुछ प्रमुख स्थलों पर बस बात कर रहा हूं अभी ना, ठीक है। याद करेंगे बाकी को, पर इसमें कुछ प्रमुख को बस दे रहा हूं इसमें ये, ठीक है। जैसे कि जो है क्या है, सीतामढ़ी हरचौका है, सीतामढ़ी हरचौका। हरचौका मतलब क्या है, चौका मतलब क्या है, खाना बनाने के काम। तो ऐसा मानते हैं, फिर क्या है, ये मनेन्द्रगढ़ है, मनेन्द्रगढ़ इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, मनेन्द्रगढ़ है और चिरमिरी और भरतपुर, समझ में आ जाएगा ये। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर यहीं पर है ये। और यहीं पर एक छोटी सी नदी है, मवई नदी। ऐसा मानता है इसमें कि राम वनवास के समय छत्तीसगढ़ में यही प्रवेश हुआ था। छत्तीसगढ़ में भगवान राम कह देता हूं, छत्तीसगढ़ में यहीं से प्रवेश हुआ, ठीक है। तो प्रवेश हुए तो फिर क्या है, ये हरचौका। तो ऐसा मानते हैं कि जो है सीता मैया जो है यहां खाना बनाती थी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, सीतामढ़ी हरचौका है, ठीक है। इसके बाद एक और स्थल यहीं पर सीतामढ़ी घाघरा भी है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग स्थल है, सीतामढ़ी हरचौका एक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है आश्रम भी है, ठीक है, अत्रि ऋषि का आश्रम है, ठीक है। और उसके बाद आगे प्रमुख ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं मैं ना, ये नहीं लिख रहा हूं मैं ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी है, अगर चाहे तो काफी सारा है, आप लोग सर्च करेंगे तो काफी मिलेगा। दूसरा लेता हूं मैं रामगढ़। तो रामगढ़ की गुफा ये तो बहुत नाम से स्पष्ट है, ठीक है। रामगढ़ की गुफा कहां पर है, कहां पर है, सरगुजा में ये, ठीक है। अब इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं। अब रामगढ़ की गुफा मतलब क्या है, अब रामगढ़ की गुफा, अब रामगढ़ की गुफा मतलब कौन कौन सा, बहुत से गुफा है यहां पर ये। वो गुफा सीता फेंगरा, ठीक है। नाट्य सदा का कुछ भी नहीं है ना अभी ये, ठीक है। और क्या है, लक्ष्मण भेंगरा, ठीक है। और भी कई है, मैं आदि कर देता हूं इस पर, ठीक है। ये हो गया ये। और उसके बाद फिर कहां चले जाएंगे, सीधे लिखे होंगे अभी मैंने, उधर क्या है, शिवरी नारायण है, चलो ठीक है, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में क्या है, सबरी मैया, नहीं सबरी माता, आश्रम है, यहीं पर जूठे बेर खिलाए हैं भगवान राम को, ठीक। ये हो गया। उसके बाद फिर आगे जो है, आगे ले लूं मैं, हो गया, ठीक। क्या हुआ अभिषेक, क्या हुआ, हाँ ठीक है, बाजू में नहीं रखना चाहिए आपको उसके, हो गया। उसके बाद फिर जो है इसमें एक जिसे क्या है, चंदखुरी,
तुरतुरिया भी सकते हैं। एक कौन सा है? तुरतुरिया। तुरतुरिया में किसका आश्रम? हाँ, महर्षि कौन? वाल्मीकि। यहीं पर जन्म हुआ है लौह कुश का। ठीक। और एक दो और है इसमें, एक चंदखुरी, तो जानते हैं ये चंदखुरी क्या है? मंदिर भी है। क्या है? माता का मंदिर है। ठीक है। और कुछ जो है, जैसे कि ज्यादा मैं आगे ले रहा हूं ना, एक तो राजिम भी है। ठीक। और सिहावा है। ठीक है। और आगे जगदलपुर है। जगदलपुर बताया था मैंने कौन सा? रामायण सर्किट में सम्मिलित है ये, रामायण सर्किट। रामायण सर्किट मतलब एक जो प्रसाद योजना के अंतर्गत, प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन योजना, ये दो योजना है जिसके बेसिस पर टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार की। और प्रसाद योजना उनमें से एक योजना है। ठीक है। जिनमें कई प्रकार के जो है सर्किट डेवलप किया जाना है, 15 प्रकार का बताया था मैंने। उनमें से एक सर्किट का स्वरूप कैसा है? रामायण सर्किट है, जिनमें जो है छत्तीसगढ़ से किसको सेलेक्ट किया गया है? जगदलपुर के। इसकी इंपोर्टेंस को देखते हुए ये पर्यटन के दृष्टिकोण से ये। ठीक है। और एक जो है सबसे लास्ट लेता हूं मैं, रामाराम। एक क्या है? रामाराम। रामाराम कहां पर है ये? सुकमा में। ये कौन सा है? सुकमा। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी स्तर बताया था मैंने? 75 है। और 75 में से जो है 51 को पहले सिलेक्ट किया गया था, और फिर पहले चरण में इसमें जो है डेवलप करने के लिए 8 चरण को लिया गया था। फिर बाद में कितने? 10 चरण। ठीक। 8, 9 और आगे 10, ऐसा बढ़ते बढ़ते अब उसके बाद क्या है? पूरे जो है उस राम वनगमन पथ को जो है ही डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के रूप में ये। ठीक। तो ये सब क्या है, इनके अलग अलग स्तर है ये। आप लोग अब आगे जो है कल जो है आप लोग याद करके आएंगे, जैसे क्या है, सीतामढ़ी हरचौका, ये कहां पर है? चिरमिरी महेंद्र क्या है? महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ये सीतामढ़ी घाघरा कहां पर है? सीतामढ़ी का घाघरा घाघरा कहां पर है? मनेन्द्रगढ़ में ही है। कोटाडोल कहां पर है? मनेन्द्रगढ़ में ही है। ठीक है। और सिद्ध बाबा का आश्रम, ये भी कहां पर? मनेन्द्रगढ़। ठीक है। तो ऐसे याद करके आएंगे। रामगढ़ बैकुंठपुर कहां पर है? कोरिया में है। ठीक है। सीतालेखनी, सीतालेखनी कहां पर हो गया? सूरजपुर में है। ठीक है। और विश्रामपुर जानते हैं? सूरजपुर में है। विश्व ऋषि का आश्रम मानते हैं। ठीक है। और बिलद्वारा गुफा, ये कौन सा है? बिलद्वारा गुफा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पूछा भी गया है वो। एक सरासोर है, जगह नाम क्या है? सरासोर। कहां पर? सूरजपुर में। रक्षागंडा जानते हैं ऑलरेडी ये। ठीक, वो भी कहां पर है? सूरजपुर में ही है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जैसे क्या है? देवगढ़, किसका आश्रम? जमदग्नि बताया था मैंने। सीता भैंगरा जोगी मार्ग गुफा है। ठीक है। सीता कुंड है। ये सब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाथीपोल है, हाथीपोल गुफा। ठीक है। और लक्ष्मणगढ़, ठीक, महेशपुर। ठीक है। अब ये बहुत सारे और भी स्थल है इनमें से ये। ठीक है। और वैसे जैसे क्या है? मल्हार, मल्हार कहां पर? बिलासपुर में। ठीक है। ये बहुत पुराना नगर रहा है, ये पुराना नगर तो नहीं, मतलब पुराना रहा है बड़ा। ठीक है। और वैसे फिर क्या है? पलारी, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी बाद में भी है। तुरतुरिया जानते हैं कहां पर? तुरतुरिया कहां पर है? तुरतुरिया कहां पर है भाई? बलदा बाजार में है।
कहां पर? बदलदार में। सिरपुर महासमुंद में। आरंग तो जानते हैं, ठीक है, आरंग भी इसमें लिख लेना चाहिए था, तो और मैं लिख लेता हूं यहां पर। एक क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं, कौन सा है? आरंग। ये सब पुराने नगर है आरंग के रूप में ये, ठीक है। और सिहावा, ठीक। तो कल इनको याद करके आइए। लास्ट जो है कुल मिलाकर 75 है, मगर जितना इसमें आप दिमाग में रख सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कल जो है इसमें महाभारत, और उसके बाद फिर वो आगे महाभारत के बाद सीधा किसका आ जाएगा इसमें? महाजनपद वाले तक पहुंच जाएगा, और फिर वो मौर्य तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो कल आप लोग जो है मौर्य तक को याद करके आइए। एक्चुअली जो है ये कहां तक? मौर्य तक, ठीक है। और इसके जो फैक्चुअल पार्ट है उनको याद करके आइए। इनको फैक्चुअल पार्ट मतलब किनकी बात कर रहा हूं मैं? राम वन गमन पथ में जो स्थल है वो, और रामायण काल में ये जो बताया मैंने ये। मुख्य याद करना है को क्या? राम वन गमन परिपथ में जो स्थल है वो, ठीक है। मगर उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस किस में है? वो एक पर्यटन का अलग चैप्टर है, देखे होंगे ये सिलेबस में हमारा पर्यटन का एक अलग हिस्सा है ये। तो पर्यटन के लिहाज से जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट करवाएंगे ना पर्यटन, उस सेगमेंट को याद करेंगे आप लोग। तो मैं कुछ प्रमुख प्रमुख चीजों को बताऊंगा उसमें से ये, ठीक है। क्योंकि पर्यटन एक बड़ा सेगमेंट है, 2-3 क्वेश्चन लगातार वहां से आ रहे हैं ये, उनको ठीक से पढ़ लेंगे आप लोग। इसलिए साइड बाई साइड में जो भी बता रहा हूं मैं ना, ये छोटे छोटे हिस्सा, उनको जो है किस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? वो पर्यटन के दृष्टिकोण से। और किसी क्वेश्चन की मात्रा जो है प्रत्येक साल 2-3 क्वेश्चन लगातार आ ही रहे हैं। प्रत्येक साल जो है 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब किसके इसमें? पर्यटन के लिए। तो इसलिए 75 स्थल में से जो है कम से कम एक बार दिमाग में रहे, आप उनको इस तरह से याद करना है, ठीक। बाकी जो है कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।